वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ड। और हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अगर एक नज़र डालते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था, तो सबसे पहले हम लोगों ने एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक न्यूक्लियस की रेडियस होती है, वो रेडियस कैसे निकालते हैं, वो रेडियस निकालना सीखा था। फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, इतना सब कुछ देखने के बाद हम लोग बढ़े थे आइसोटोप के बारे में कि भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्लोरीन का आइसोटोप देखा। फिर मेन मुद्दे पे हम तब पहुंचे थे जब हम लोगों ने कहा था कि अब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में जो हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था वो हमारा था मास डिफेक्ट। यानी सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने सीखा था मास डिफेक्ट के बारे में, ठीक। और मास डिफेक्ट में हम लोगों ने दो तीन चीज़ें पढ़ी। मास डिफेक्ट में जैसे एक चीज़ हमने पढ़ी कि मास डिफेक्ट क्या होता है, दूसरी चीज़ बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तीसरी चीज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है। और फाइनली उस रिजल्ट पे पहुंचे थे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। इतनी चीज हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके बाद अब क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का सेकंड पॉइंट देखना है। ये कौन सा पॉइंट था, मास डिफेक्ट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब बात आती है सेकंड पॉइंट क्या है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, दूसरी बात आती है हमारा सेकंड पॉइंट। और सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप। सेकंड पॉइंट क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा, अब खुद का दिमाग लगा के बताओ कि सेकेंड पॉइंट में रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप्स का नाम क्यों आया। क्योंकि देखो, एक न्यूक्लियस था, दो न्यूक्लियस थे, तीन न्यूक्लियस थे, तीन चार न्यूक्लियस हैं हमारे पास। हम सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकाल के उनकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि अगर एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस हैं तब तो हम बता सकते हैं। लेकिन इसी एक न्यूक्लियस के तीन आइसोटोप आ गए। अब उस आइसोटोप्स में से कौन सा स्टेबल है, हम ये चीज कैसे पहचानेंगे। तो उस पॉइंट के लिए पहले अलग डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस हैं तो हमने बता दिया, लेकिन एक ही न्यूक्लियस के कई सारे आइसोटोप्स आ गए, उनकी स्टेबिलिटी कैसे बताना है। उस पॉइंट के लिए सेकेंड नंबर पॉइंट आता है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप्स। तो देखो भाई, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप्स में हमें क्या कुछ सीखना है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप्स में भी सारा खेला जो है वो बाइंडिंग एनर्जी का ही है। सारा खेला बाइंडिंग एनर्जी का ही है। अब बाइंडिंग एनर्जी निकल के आती है तो हम उनको दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। कौन सा, एक हम क्लासिफाई करते हैं कि अगर बाइंडिंग एनर्जी जो निकल के आई है वो लेस देन जीरो है, और दूसरी अगर बाइंडिंग एनर्जी निकल के आती है वो ग्रेटर देन जीरो है। यानी ये नेगेटिव निकल के आ जाती है और ये पॉजिटिव निकल के आती है। तो उसका सीधा सीधा क्या लेना देना है हमारा, किससे, रिलेटिव आइसोटोप से, यानी उन आइसोटोप्स में। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी आइसोटोप बनेगा उसका कुछ पेरेंट न्यूक्लियस होगा, यानी पेरेंट आइसोटोप होगा। उस पेरेंट आइसोटोप से फिर आगे के बने हुए होंगे, उनमें से हमें कंपैरिजन करना है, और वो कंपैरिजन बाइंडिंग एनर्जी के बेस पे करना है। ठीक, देखो एक पहले एग्जांपल लिखता हूं मैं, रिएक्शन, उसमें कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो कैलकुलेटेड वैल्यू देख के आप बताएंगे क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। देखना, एग्जाम्पल मैं पहले लिख रहा हूँ, इसकी डिफिनीशन बाद में बताता हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है 2He3 प्लस 0N1। अभी ये सब क्या है, कैसे, वो सब एक एक करके चीज़ें आएंगी। 2He4 प्लस 20.5 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, दूसरा क्या बना, कह रहे हैं 2He4 से प्लस 0N1 से इक्वल टू 2He5 बना प्लस माइनस 0.8 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकला।
एग्जाम्पल से समझना कि रिलेटिव आइसोटोप को कैसे परिभाषित किया गया। कह रहे हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप में हम ये देख रहे हैं कि 2He3 है, उससे 2He4 बना, उसी 2He4 से 2He5 बना। यानी हमारे पास कितने टाइप के आइसोटोप हुए? हमारे पास ये 3 टाइप के आइसोटोप हुए। पहला 2He3 ये वाला, दूसरा 2He4 ये वाला, और तीसरा 2He5 ये। इन 3 आइसोटोप में से कौन सा आइसोटोप यानी कौन सा इन 3 आइसोटोप का न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? और ये चीज़ पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या कहा कि रिलेटिव आइसोटोप्स की भी स्टेबिलिटी पढ़ने के लिए हम लोग सहारा लेंगे बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी उनकी ये लिखी हुई है। अब क्या कहने का मतलब आया? एक की बाइंडिंग एनर्जी प्लस का 20.5 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे की बाइंडिंग एनर्जी माइनस में 0.8 है। और हम लोगों ने कहा भी था कि बाइंडिंग एनर्जी या तो प्लस में हो सकती है या मच्छर, एक की बाइंडिंग एनर्जी प्लस में है, दूसरे की बाइंडिंग एनर्जी माइनस में है। तो ठीक है, इनका क्या लेना देना है इन आइसोटोप्स की स्टेबिलिटी से? सुनना, बात को सुनना। बाइंडिंग एनर्जी अगर लेस देन 0 है, क्या कह रहा हूं? बाइंडिंग एनर्जी अगर लेस देन 0 है तो पेरेंट आइसोटोप इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट आइसोटोप्स के। और बाइंडिंग एनर्जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रोडक्ट का आइसोटोप ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू पेरेंट के आइसोटोप से। सुन लो इस बात को फिर से। कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी अगर लेस देन 0 है देन प्रोडक्ट आइसोटोप इज लेस स्टेबल। प्रोडक्ट आइसोटोप इज लेस स्टेबल देन पेरेंट आइसोटोप। आइसोटोप्स। और अगर बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब प्रोडक्ट आइसोटोप इज मोर स्टेबल। प्रोडक्ट आइसोटोप इज मोर स्टेबल देन पेरेंट आइसोटोप। समझना बात को। यानी पूरी कहानी ये आइसोटोप की जो डिपेंड है वो बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड है। अब हम क्या देख रहे हैं, इस वाली रिएक्शन में क्या हुआ? हम लोगों ने कहा 2He3 से बना है 2He4, 2He3 से बना 2He4 और जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 20.5 है, वो भी पॉजिटिव में है। तो अगर पॉजिटिव में होगी तो भाई प्रोडक्ट वाला आइसोटोप ज्यादा स्टेबल होगा। तो इससे बना ये, तो कौन स्टेबल है इन दोनों में से? ये वाला 2He4। अब फिर रिएक्शन हुई 2He4 से बना 2He5 और उसकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई निगेटिव में। तो अगर निगेटिव आ गई तो पेरेंट वाला स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट। तो कौन स्टेबल हुआ? 2He4 से। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि 2He3, 2He4, 2He5 में से सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो है 2He4। सबसे ज्यादा स्टेबल है 2He4। तो इस तरह से हम रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप निकालते हैं। किसकी मदद से? बाइंडिंग एनर्जी की मदद से। बाइंडिंग एनर्जी अगर पॉजिटिव होती है तो प्रोडक्ट का आइसोटोप स्टेबल होता है, बाइंडिंग एनर्जी अगर निगेटिव होती है तो पेरेंट आइसोटोप स्टेबल होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोगों ने ये बता दिया कि 2He4 इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू 2He3 एंड 2He5। अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्या है क्वेश्चन? कह रहे हैं कैलकुलेट द लॉस इन मास, कैलकुलेट द लॉस इन मास
taking place on combustion of 1 mole of the given fuel which yield 900 kilojoule of heat energy। यानी आपको डेल्टा एम की वैल्यू बतानी थी और इसके हम सोल्यूशन अगर लिखते हैं तो डेल्टा एम के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। आपको E की वैल्यू गिवन है तो डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा E अपान सी स्क्वायर। आप E की वैल्यू पुट करेंगे 900 गिवन है और C की वैल्यू आप पुट कर देंगे और जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 14 या 4 के आसपास 14 10 टू पावर माइनस 14 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता था। मिल गया था क्वेश्चन, इस वजह से मैंने करा दिया। बाकी कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन वही एक शब्दों का हेर फेर है ताकि आपको पता चल सके कि छोटा सा फार्मूला है उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो भाई अगला, तो 2 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन कौन सी? पहला था मास डिफेक्ट, दूसरा था रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप। अब तीसरा आता है, कौन सा तीसरा पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताने के लिए कि पैकिंग फ्रैक्शन का क्या रोल होता है। तो पॉइंट नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बताता है कि भाई पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है। देखो सबसे पहली बात कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल मास एटॉमिक मास माइनस मास नंबर डिवाइड बाई मास नंबर इनटू 10 टू पावर 4। ये हमारा होता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला। अब बात आती है इस पैकिंग फ्रैक्शन से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को कैसे रिलेट करते हैं। अब होता क्या है, पहली बात तो ये कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के बाद जो वैल्यू आती है वो बताती क्या है। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है ये इस बात को बताती है कि जो न्यूक्लियस हैं वो न्यूक्लियस से किस मैनर में आपस में बंधे हुए हैं, आपस में किस तरह से वो बॉन्डिंग किए हैं। यानी एक बात निकल के आती है, इस पैकिंग फ्रैक्शन का सीधा मतलब बाइंडिंग एनर्जी से होगा। यानी जितना बाइंडिंग एनर्जी, जितना मास डिफेक्ट, उसी तरह इस पैकिंग फ्रैक्शन का भी काम होगा। यानी जो इंग्लिश में डिफिनीशन बताई गई है वो कहा गया द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन डिपेंड अपॉन द मैनर ऑफ पैकिंग ऑफ न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियस। और इस पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो निगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है। यानी पैकिंग फ्रैक्शन के तीनों वैल्यू पॉसिबल हैं, जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव। अब बात आती है कि ये जीरो कैसे हो सकती है। तो भाई पैकिंग फ्रैक्शन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर एक आइसोटोप लेते हैं कार्बन का 6C12, तो उस केस में इसका जो मास नंबर होता है वो भी 12 होता है और जो इसका एक्चुअल एटॉमिक मास होता है वो भी 12 होता है। तो 12 माइनस 12 बाई 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 करते हैं तो जीरो आता है। अब बात आती है इस पैकिंग फ्रैक्शन का बाइंडिंग एनर्जी से क्या लेना देना है। तो जस्ट अपोजिट होता है। क्या कि जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन, समझना, पैकिंग फ्रैक्शन अगर लेस देन जीरो है तो बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगा। बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो डेल्टा एम भी ग्रेटर देन जीरो होगा। और
मोर स्टेबल न्यूक्लियस होगा, मोर स्टेबल न्यूक्लियस होगा, मोर स्टेबल न्यूक्लियस होगा। अब दूसरी बात, अगर पैकिंग फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो बाइंडिंग एनर्जी हमारा लेस देन 0 आएगा, तो डेल्टा एम भी हमारा लेस देन 0 होगा, इसका मतलब लेस स्टेबल होगा। जो न्यूक्लियस है हमारा वो लेस स्टेबल न्यूक्लियस होगा। फिर दूसरी बात, बाइंडिंग एनर्जी में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था क्या कि Fe की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो सीधी सी बात आ गई कि पैकिंग फ्रैक्शन Fe का सबसे कम होता है। पैकिंग फ्रैक्शन Fe का सबसे कम होता है, क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी हमने पढ़ा था Fe की सबसे ज्यादा होती है। तो लिख सकते हैं इस बात को क्या, द पैकिंग फ्रैक्शन इज लीस्ट फॉर Fe, द पैकिंग फ्रैक्शन is least for Fe एंड हाईएस्ट फॉर हाइड्रोजन, और सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? हाइड्रोजन के लिए सबसे ज्यादा होता है। तो ये कहानी थी हमारी पैकिंग फ्रैक्शन की। अब इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर से आप सुन लीजिए, अभी तक स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में 3 टाइप के हुए हैं। सबसे पहला मास डिफेक्ट हुआ है, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसमें मास डिफेक्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पहला पॉइंट मास डिफेक्ट में। दूसरा पॉइंट रिलेटिव आइसोटोप्स की कहानी पढ़ी और उसमें सीखा अगर बाइंडिंग एनर्जी निगेटिव होती है तो इसका मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी अगर निगेटिव होती है तो पेरेंट आइसोटोप इज मोर स्टेबल, अगर बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होती है तो जो आइसोटोप बन रहा है प्रोडक्ट आइसोटोप वो ज्यादा स्टेबल होता है। और थर्ड पॉइंट सीखा पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला सीखा, और ये सीखा कि पैकिंग फ्रैक्शन न्यूक्लियस को किस मैनर से पैक्ड होते हैं न्यूक्लियस से, ये चीज बताता है पैकिंग फ्रैक्शन, उसकी जो वैल्यू आती है, और ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों आ सकती हैं। इसका अपोजिट रिलेशन होता है, यानी पैकिंग फ्रैक्शन अगर ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी कम है, बाइंडिंग एनर्जी कम है तो उसके आगे वही पुराना रिलेशन जोड़ के चले जाते हैं। अब एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करवा सकता है वो। हमारे यहाँ पीजीटी में क्या बन सकता है, सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किसका होता है, सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन किसका होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन 0 हो सकता है, पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करवा सकता है, या रिलेशन पूछ सकता है पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कम की ज्यादा, या मास डिफेक्ट कम की ज्यादा। इस टाइप के वो घुमा फिरा के 4 5 6 क्वेश्चन पूछ सकता है। आओ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ calculate the packing fraction of AR40 argon 40। its isotopic weight is 39.96238, ये दिया हुआ है। यानी कि अब आपको पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है तो हम पैकिंग फ्रैक्शन का डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं और पैकिंग फ्रैक्शन के फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। उन्होंने आइसोटोपिक वेट दे दिया, एक्चुअल वेट दे दिया, सब कुछ दे दिया है, यानी कितना हो जाएगा 39.96238 माइनस 40 डिवाइड बाई 40 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसका हमने कैलकुलेट करने के बाद जब आप पूरा कर लेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो माइनस का 9.405 इंटू 10 टू पावर कितना है 10 इंटू 10⁻10, इसका ये आंसर आ रहा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन वो पैकिंग फ्रैक्शन में आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। क्या कुछ याद करना होगा? बिल्कुल नहीं। आप ये वेट क्वेश्चन पेपर में लिख के देगा, उधर का वेट हमको पता है बहुत ज़्यादा होगा, वो भी याद कर लेंगे 1-2 वैल्यू के लिए, तो इतना कुछ हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है N/P रेशियो। तो अगली कहानी जो है हमारी वो N/P रेशियो की है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इस चार्ट को समझ लेते हैं। और ये चार्ट हमारे काम का भी है। देखो
क्या क्या बताया गया है इस चार्ट में। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हमारा बचता है N/P रेशियो। उसके बाद फिर हम काइनेटिक्स चालू करेंगे अपना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की काइनेटिक्स। क्या क्या बताया गया, पार्टिकल लिखे हुए हैं, सिंबल लिखे हुए हैं, मास लिखा हुआ है AMU में और चार्ज लिखा हुआ है और उनके खोजकर्ता का नाम यानी डिस्कवर्ड बाय लिखा हुआ है। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का सिंबल -1 E0, मास लिखा हुआ 0.00 इतना इतना। फिर थॉमसन ने खोज की थी। कब खोज किया गया था? 1897 में। फिर प्रोटॉन, प्रोटॉन का 1H1, इसका मास लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज होता है। गोल्डस्टीन चैडविक ने इसके गोल्डस्टीन 1886, ठीक। उसमें गोल्डस्टीन रदरफोर्ड है पूरा। फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 0N1 1 पॉइंट समथिंग इतना चैडविक ने खोज की थी। हम लोगों को यूपी बोर्ड में हम लोग याद किए थे ईंट पर नाच, ऐसे करके कुछ याद किए थे। देख लो आप भी क्या था उसका माहौल। ये लिखते थे ईंट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ईंट पर नाच ऐसा याद किए थे। अब आपको जैसा सही लगे, बट उनके याद कर लेना क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर में बन सकता है क्वेश्चन कि इसकी खोज किसने की थी और कब किया था। फिर बात आती है पॉजिट्रॉन क्या होता है। पॉजिट्रॉन जो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है। 4-5 ऑप्शन दे देगा, लेस देन इलेक्ट्रॉन, मोर देन इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज। तो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चार्ज इसका पॉजिटिव होता है। एंडरसन ने 1932 में इसकी खोज की थी। फिर यूकावा का पाई मेसन थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मेसन की खोज यूकावा ने की थी। पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस हो सकता है, प्लस जीरो माइनस उसका चार्ज हो सकता है। तो ये कहानी थी हल्की फुल्के। इस चार्ट को आप एग्जैक्ट तो नहीं याद कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत इसको माइंड में रखें। बाकी नाम और कब खोज हुई थी, कितना और कौन कौन खोज किया था, दूसरा उन पे चार्ज कितना है, खास इस वाले में आपको याद करना पड़ेगा इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग N/P रेशियो पे ध्यान देंगे और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।